जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में वन एवं वन्य प्राणी संसाधन को शुरू किया था, जिसमें हमने प्राणी के संरक्षण के बारे में पढ़ा था, वन्य प्राणी को संरक्षण कैसे किया जाए उस चीज़ को समझा था, और तरह तरह की उन लोगों को क्या क्या कठिनाइयाँ आती है वो सब चीज़ को समझा था। आज हम लोग संरक्षण करके उस चीज़ को कहाँ रखेंगे, वन एवं वन्य प्राणी को, वो सब चीज़ को समझेंगे। तो आइए आज हम अपना वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। प्राणी के संरक्षण के लिए हम कुछ संरक्षित क्षेत्र को बनाए हुए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कि नेशनल पार्क। उसके बाद स्कैंचुरी बनाए हुए, जैसे विहार या अभ्यारण्य कहते हैं। जैव मंडल बनाए हुए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हुए हैं, जिसमें हम संरक्षित कर कर उस जीव को वहां पर रखते हैं ताकि उन लोग को कोई दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत भी हो तो उस पर सरकार का उस पर नजर रहे। ठीक, तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान बनाया क्यों जाता है? राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क जो है, इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही रहता है कि वन प्राणी जो है उसको प्राकृतिक आवास हम दे सकें। राष्ट्रीय उद्यान का एक ही उद्देश्य है कि हम उसको आवास दे सकें ताकि वो लोग आसानी से अपने जीवन का यापन कर सकें और प्रजनन की परिस्थिति को तैयार कर सके। जैसा कि संरक्षण के पहले हम लोग ये देखे थे, उन लोग प्रजनन करने में तरह तरह की कठिनाइयां आती थी, तो उस प्रजनन की परिस्थितियों को तैयार कर सके, उसके आवास में वृद्धि हो सके, उसी उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यान काम करता है। राष्ट्रीय उद्यान में बाहरी हस्तक्षेप वर्जित रहता है। बाहरी हस्तक्षेप कहने का मतलब कि वहां पे जाके आप कृषि नहीं कर सकते, मछली का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, वहां पर लकड़ी जलावन वगैरह नहीं ले सकते। राष्ट्रीय उद्यान में कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जैसे बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में गिर ब्लैकबक, और जम्मू कश्मीर में सलीम अली नेशनल पार्क, इस तरह का नेशनल पार्क जो है हमारे भारत में है। भारत में हमारे पास कुल 85 राष्ट्रीय उद्यान है हमारे बुक के आंकड़ों के हिसाब से। अभी के तौर पर हो सकता है बदल गया हो, आगे चला गया हो, लेकिन अभी बुक के हिसाब से आपका हमारे भारत में राष्ट्रीय उद्यान कितना है? 85 है। अब हम पढ़ेंगे विहार या अभ्यारण्य, जिसको विहार क्षेत्र को हम रिजर्व मतलब स्कैंचुरी भी बोल सकते हैं। विहार क्षेत्र होता क्या है? विहार क्षेत्र एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां पर हम पशु पक्षी को रख सकते हैं, जहां पर वह पशु पक्षी जिसकी खत्म होने की संख्या ज्यादा है, जिसको आसानी से नष्ट हो रहे हैं, उस पक्षी को हम जाके वहां, उस प्राणी को वहां जाके हम संरक्षित कर सकें, उसी को हम कहते हैं विहार क्षेत्र। विहार क्षेत्र में आप खेती कर सकते हैं, आप मत्स्य पालन कर सकते हैं, जलावन के लिए आप लकड़ी ले सकते हैं, लेकिन एक सीमित मात्रा में। किसमें? एक सीमित मात्रा में आप ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप उसी चीज के जैसे खेती कर रहे हैं, खेती करते करते अगर आप किसी भी चीज की क्षति पहुंचाते हैं, ये आपकी निजी स्वामित्व भी हो सकता है। अगर मान लीजिए आप खेती कर रहे हैं, अब खेती करते करते आप किसी चिड़िया के घोंसले को हटा दिए, वह चिड़िया जो एक्सटिंक्ट हो रहा है, जो विलुप्त हो रहा है, वह चिड़िया जिसको जो खत्म होने के कगार पर, उस चीज को आप उसके व्यवहारिक जीवन पर असर डाल रहे हैं, तब आपका अगर मान लीजिए विहार क्षेत्र अगर आपका निजी संपत्ति है तो हो सकता है उसको हस्तांतरित कर सरकारी संपत्ति भी बना सकता है। इसलिए वहां पर बहुत संभल के कार्य किया जाता है। भारत में विहार क्षेत्र की संख्या कुल 448 है, और वही 448 में बिहार के बेगूसराय में कांवर झील इसका उदाहरण है। कांवर झील इस चीज का उदाहरण है, कांवर झील अभ्यारण्य इस चीज का उदाहरण है। अब जैव मंडल क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? जैव मंडल वह क्षेत्र है जहां पर प्राथमिकता के आधार पर वहां पर प्राणियों को रखा जाता है। प्राथमिकता आधार पर मींस वह प्राणी जो जल्दी नष्ट हो रहा है उसको यहां पर डालो, वह प्राणी जो उसके बाद नष्ट हो रहा है उसको यहां पर डालो, वह प्राणी जो उसके बाद हो रहा है उसको यहां पर डालो। मतलब प्राथमिकता के आधार पर जैव मंडल में आसानी से उस चीज को, आसानी से एक्सटिंक्ट पशु को, एक्सटिंक्ट जानवर को, एक्सटिंक्ट पक्षी को, मीन्स विलुप्त वाला जो पक्षी है, विलुप्त वाला जो प्राणी है, उस चीज को रखा जाता है। भारत में कुल, विश्व में कुल 243 जैव मंडल है। 65 देश में कुल 243 जैव मंडल है, और भारत में 14 गो जैव मंडल अभी है हमारे भारत में, ताकि प्राथमिकता के आधार पर हम उसको बचा के रख सके, प्राणियों को बचा के रख सके। किसको बचा के रख सके? जीव को बचा के रख सके। तो यही था हमारा प्राणी का संरक्षण क्षेत्र, कहां पर हम प्राणी को बचा के रख सकते हैं। अब हम समझेंगे कुछ अलग टॉपिक को, जिसमें हमको कुछ अलग नॉलेज मिलेगा कि प्रजनन केंद्र होता क्या। बार बार हम प्रजनन पे रोक हो गया तो प्रजनन को बढ़ावा देंगे, तो कहीं ना कहीं अगर प्रजनन को हम बढ़ावा देंगे तो उसको प्रजनन को हम बढ़ावा कैसे देंगे? तो प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए प्रजनन केंद्र का निर्माण किया जाता है। प्रजनन का अर्थ होता है किसी भी जानवर या किसी भी जीव के द्वारा अपने जंतु को जन्म देने की विधि को हम प्रजनन कहते हैं। तो प्रतिकूल परिस्थिति, जैसे मान लीजिए आपके परिस्थिति, मान लीजिए आपका जो परिस्थिति, आपका स्थिति आपके अनुकूल नहीं चल रहा, आपके प्रतिकूल चल रहा है,
ठीक उसी प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल पर्यावरण में जीवों का प्रजनन दर जो है कम हो जाता है। मान लीजिए कोई जीव जो है कोई गर्म में जब अच्छा से पैदा करता है बच्चे को, और वही जाकर अगर ठंडा क्षेत्र में, तो कुछ परिस्थिति उसके अनुकूल नहीं हुआ, प्रतिकूल उसका परिस्थिति हो गया, तो उसका प्रजनन दर में क्या हो गया, कमी आ गया। अब प्रजनन दर में जब कमी आ गया तो कहीं ना कहीं वो प्राणी धीरे धीरे खत्म होते जाएगा, संकटग्रस्त होते जाएगा, और वही चीज को बचाने के लिए प्रजनन केंद्र का निर्माण किया जाता है कि संकटग्रस्त एनिमल जो है, संकटग्रस्त प्राणी जो है, उस चीज को हम बचा सकें ताकि हम प्रजनन करवा सकें उसका। इसलिए हम प्रजनन केंद्र को बनवाते हैं। मध्य प्रदेश में पर्यावरण के कारण घड़ियाल पक्षी जो है, घड़ियाल पक्षी वो खत्म होते जा रहा था। कौन सा? घड़ियाल पक्षी वो खत्म होते जा रहा था। लेकिन उस चीज को बचाने के लिए मुरैना मध्य प्रदेश में प्रजनन केंद्र का निर्माण किया जाता है ताकि हम इस पक्षी को, घड़ियाल पक्षी को बचा सकें। प्रजनन केंद्र के बाद हम और एक फैक्टर है जिससे हम संरक्षण कर सकते हैं, जिस फैक्टर को हमने पिछले दूसरे वीडियो में वन्य जीव के उसमें कवर कर चुका। वो क्या है कि शिकार पर रोक। शिकार पर रोक कहने का मतलब क्या होता है कि हम अगर शिकार पर रोक लगा दें। शिकार पर रोक कैसे लगाएंगे? शिकार होता क्या है भैया? शिकार भी होता है क्या पक्षी का? हाँ, शिकार होता है। वन प्राणी में अगर ह्रास हो रहा है, वन के प्राणी में अगर वन के प्राणी में कमी आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसका सबसे प्रमुख कारण है उसका शिकार। शिकार तो छोड़ दिए, शिकार होने के बाद उसे आय प्राप्त करने के लिए उसकी तस्करी होती है, और उसमें विभिन्न तरह के देश भी शामिल हैं जिसका जिक्र यहाँ पर करना एक उचित बात नहीं है। उसका जिक्र मैंने पिछले दूसरे वीडियो में कर दिया हूं। तो उस चीज पे अगर रोक लगा जाए, सरकार उस चीज पे अगर ध्यान दे, सरकार उसके ऊपर सख्ती कानून बनाए, तो हो सकता है हम शिकार पर रोक लगा सकते हैं। इसके लिए सरकार को एक्टिव होना पड़ेगा। यहां तक कि सरकार के साथ साथ जन जागरूकता फैलानी होगी, और जन जागरूकता फैलाते फैलाते एक बढ़िया एग्जाम्पल है बिहार के दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में एक अभ्यारण्य का निर्माण करना। इस अभ्यारण्य का निर्माण करके यह साबित किया गया कि हम शिकार पर रोक लगा सकते हैं, और पशु का अभ्यारण्य को बनाकर हम पशु पक्षी को स्टोर करके सेव करके रख सकते हैं। जिला प्रशासन के सहयोग से इस स्थिति के द्वारा यूनेस्को क्लब का निर्माण करवाया जाता है ताकि पक्षियों के शिकार पर हम प्रतिबंध लगा सके। तो यही था शिकार पर रोक। शिकार पर रोक लगाने से वो पक्षी पौधा वगैरह, पक्षी का और प्राणी को हम रोक सकते हैं। अब पक्षी प्राणी के अब जो तस्करी, उसको अगर रोकेंगे तो हमारी सभ्यता का पहचान होगा कि इसी सभ्यता से यह पक्षी है, इसी सभ्यता से ये लोग रहते थे जो इसके ह्रास ना होने दिए, इसको बचाने पर ध्यान दिए। तो ठीक, अब हम पढ़ेंगे जैव अपहरण की समस्या को। जैव अपहरण की समस्या क्या होती है? मतलब जैव अपहरण मतलब कि बायोलॉजिकल तरीका से अपहरण करना, यही होता है जैव अपहरण की समस्या। जैव अपहरण मतलब जैव का चोरी करना, बायोलॉजिकल तरीके से चोरी करना, उसको क्या कहते हैं? जैव अपहरण कहते हैं। जैव अपहरण का एक डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद हम इसको इलेबोरेट करते हैं। देखिएगा, प्राकृतिक जनित तथा करोड़ों वर्षों के विकास की क्रिया में स्थापित आनुवांशिक गुणों में हेराफेरी को जैव अपहरण कहते हैं। अब आनुवांशिक गुण, प्राकृतिक जनक तथा करोड़ों वर्षों के विकास के बाद क्रिया में स्थापित आनुवांशिक गुण, ये क्या है? देखो, विभिन्न प्रकार के जीवों और वनस्पतियों के, मान लीजिए कोई भी ये जीव है, इसका आनुवांशिक, इसका डीएनए उठाएं और इसमें डाल दिए, और इसका डीएनए उठा के जब हम इसमें डालें तो ये इसके तरह समान व्यवहार करने लगेगा। यही होता है जैव अपहरण। क्या होता है? यही होता है जैव अपहरण। इसका डीएनए को चोरी करके इसमें डाल दिए और ये भी उसके तरह बिहेव करने लगा, इसको हम कहते हैं जैव अपहरण। तो विभिन्न प्रकार के जीवों और वनस्पतियों के आनुवांशिक गुण को पता लगाकर, इसका आनुवांशिक गुण को हम पता लगाएं और इसमें हस्तांतरित कर दिए, तो वही होता है जैव अपहरण। और इसी को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय देशों के द्वारा यूज किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल हमारे पास जर्म प्लाज्म है। जर्म प्लाज्म जो है अमेरिका के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका के द्वारा विकसित यह जैव प्रक्रिया, आनुवांशिक प्रक्रिया, इससे क्या किया जाता है कि हमारा जो भारत में जो बासमती का जो चावल मिलता है,
बासमती का चावल से मिलता जुलता वो अमेरिका में एक चावल विकसित कर लिया जिसे हम जर्म प्लाज्मा के रूप में देखते हैं। तो सोच लीजिए हमारे भारत के चावल के अनुवांशिक के बराबर वो अपहरण करके इस चीज को बना लिया, अपने राष्ट्र में एक चावल को निर्माण कर लिया। तो कहीं ना कहीं एक समस्या है कि किसी भी गुणों को वो आराम से चोरी करके जैव अपहरण करके दूसरा चीज बना सकता है। तो यही है जैव अपहरण की समस्या। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम इस जो आपका चैप्टर है इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे, ताकि ये जो वन एवं वन प्राणी संसाधन है ज़्यादा लंबा ना खींचे। तो आशा करते हैं आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।